नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं अनुकोण प्रतिचित्रण, कॉन फोकल मैपिंग के बारे में। और पिछली क्लास में भी हमने इसी को अनुकोण प्रतिचित्रण को ही डिस्कस किया था। अनुकोण प्रतिचित्रण कॉनफोकल मैपिंग। और पिछली क्लास के अंदर मैं वापस से आपको रिकॉल करवाता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रारंभिक रूपांतरण के बारे में बात की थी, ठीक है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने 4 प्रकार के रूपांतरण हम लोगों ने पढ़े थे, जिसके अंदर आपने ध्यान दिया हो तो W बराबर Z प्लस एल्फा की स्थिति हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसको कि हम लोगों ने क्या कहा था, स्थानांतरण। ठीक है, ट्रांसलेशन की बात की थी। W बराबर Z e टू द पावर आयोटा एल्फा की बात की थी, जिसको कि हम लोगों ने घूर्णन या आघूर्णन शब्द को लिखा था। ठीक है, रोटेशनल की बात करते हुए W बराबर CZ, जहां C कांस्टेंट था और यह चीज हमारी आवर्धन की बात हो गई थी, मैग्निफिकेशन। और इसी क्रम में प्रारंभिक रूपांतरण में W बराबर 1/Z लिखा था, जिसको कि हम लोगों ने प्रतिलोमन की बात की थी, इन्वर्जन। तो ये 4 प्रकार के जो रूपांतरण थे, इनके फॉर्मूले हमारे दिमाग में हमको होने चाहिए। और ये प्रारंभिक रूपांतरण की श्रेणी के हमारे रूपांतरण है। तो चलिए उसी के अंदर अनुकोण प्रतिचित्रण में आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेखिक रूपांतरण। रेखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है उसको ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास में जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली एक मैपिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जो Z तल के फिगर को हम W तल के फिगर में किस प्रकार से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो W और Z के बीच के एक संबंध की बात करेंगे। तो हमारे पास में जो रूपांतरण है, रूपांतरण W बराबर एल्फा Z प्लस बीटा, जहां एल्फा और बीटा सम्मिश्र संख्याएं हैं। एल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा हूं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, रेखिक रूपांतरण कहलाता है। रेखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखिक रूपांतरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर है सर? अब इसके अंदर भी उसी प्रकार से हमको कोई प्रश्न दिया जाएगा जिसमें Z फिगर को हम लोग W तल में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रश्न की बात करते हैं। तो ध्यान देने की बात केवल और केवल कि भी W बराबर एल्फा Z प्लस बीटा रूप होना चाहिए। जब इस प्रकार का रूप है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, रेखिक रूपांतरण कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से, यहां पर जब हमारा प्रश्न है रेखिक रूपांतरण, आपका प्रश्न ने कह दिया है सर यहां पर शब्द रेखिक रूपांतरण को ले लिया है। अगर इन केस रेखिक रूपांतरण शब्द नहीं होता तो मैं इसको देख करके W और Z के बीच के रिलेशन को देख करके तय करता कि भाई हमारा रूपांतरण रेखिक रूपांतरण है। के अंतर्गत Z समतल में जो रेखाएं बन रही है, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2 से परिबद्ध जो हमारा आयतीय परिक्षेत्र है, बाउंडेड रेक्टेंगुलर रीजन है, उसका W तल में प्रतिचित्रण क्या है, उसकी मैपिंग क्या हो रही है, उसकी इमेज किस प्रकार की बन रही है, ये बात करेंगे। तो चलिए कुल मिलाकर के सबसे पहले मैं बात करता हूं Z तल। और Z तल के अंदर हमें 4 इंफॉर्मेशन है। एक x बराबर 0 है, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2। तो कुल मिलाकर किस प्रकार से हमारा रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा है, पहले तो मैं उसके बारे में बात करता हूं। x ओरिजिन, ये y अक्ष, उनके नेगेटिव डायरेक्शंस। हमारा पहली इंफॉर्मेशन x बराबर 0 है, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, y अक्ष। दोबारा y बराबर 0 जो कि x अक्ष है। x बराबर 1 y अक्ष के समांतर रेखा रहेगी 1 इकाई दूरी पर, और y बराबर 2 y अक्ष के समांतर रेखा रहने वाली, x अक्ष के समांतर रेखा 2 इकाई दूरी पर।
तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर बाउंडेड फील्ड आपका है, अगर मैं इसको कहता हूं कि ये हमारा एक डी रीजन है, अब मुझे इसकी इमेज चाहिए डब्लू तल में, और डब्लू तल का मतलब जैसा जेड तल के अंदर हम एक्स और वाई अक्ष की बात करते हैं, तो डब्लू तल में यू और वी अक्ष की हम लोग बात किया करते हैं। तो हमें दे रखा है डब्लू बराबर 1 प्लस आयोटा जेड प्लस 2 माइनस आयोटा। और जब मैं इसको देखता हूं तो इसको देखने के साथ में सीधा हमारा प्रश्न बनेगा कि ये रूपांतरण किस प्रकार का है। W बराबर ये समिश्र संख्या अल्फा जेड प्लस बीटा का रूप आ रहा है। आपके दिमाग में आना चाहिए रूपांतरण कैसा है, हमारा रूपांतरण रेखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सीधा प्रश्न बनेगा कि भाई यह रूपांतरण कौन सा कहलाएगा, ठीक है ना, प्रतिलोमन कहलाएगा, रेखिक रूपांतरण है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे द्विरेखिक रूपांतरण है, तो आपके दिमाग में आएगा अल्फा जेड प्लस बीटा रेखिक रूपांतरण की हमारी स्थिति है। चलिए इसको हम लोग u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। z का मान हमेशा x प्लस आयोटा y हमें रखना होता है, तो w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा z के स्थान पर x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस आयोटा। चलिए जब मैं इसको गुणा करता हूं तो एक का गुणा करने पर x प्लस आयोटा वाई, आयोटा का गुणा करने पर आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर वाई प्लस 2 माइनस आयोटा। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर है, और अगर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो इक्वेशन क्या बन रही, हमारी इक्वेशन बनी W बराबर x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा x माइनस वाई प्लस 2 माइनस आयोटा। मैं इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग करता हूं। रियल पार्ट x माइनस वाई प्लस 2 की स्थिति है, आयोटा कॉमन लेकर के इमेजनरी पार्ट x प्लस वाई माइनस 1 की स्थिति है। तो यहां से u और v निकाल दिए हैं हमने, तो देखो स्थिति हमारी है u रियल पार्ट x माइनस वाई प्लस 2 और v इमेजनरी पार्ट x प्लस वाई माइनस 1। अब मैं इन इक्वेशन के माध्यम से, और जो आपको x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2 देखा है, उसके माध्यम से u और b के मध्य के संबंध की बात करता हूं। देखिए जैसे ही मैं यहां पर x बराबर 0 रखूंगा, गौर कीजिए x बराबर 0 रखने पर पहला संबंध हमारा बन रहा है u बराबर माइनस वाई प्लस 2, और v बराबर x का मान 0 है, y माइनस 1। यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं तो y के दो मान हमारे पास में है, दो इक्वेशन में y का मान u और v के पदों में निकाल के y के मानों को मैं आपस में कंपेयर करता हूं, तो हमारी पोजीशन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू पक्षांतरण के बाद 2 माइनस u, और यहां पर y इज इक्वल टू v प्लस 1। और जैसे ही हम यहां से तुलना कर लेते हैं, तुलना करें तो बताइए पोजीशन क्या बनी है, दोनों y के मान है, तुलना करने की स्थिति 2 माइनस यू बराबर v प्लस 1, और फाइनल आंसर आ रहा है पक्षांतरण के बाद u प्लस v बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और इसको हमारे द्वारा मार्क करना होगा u और v, u का मान 0, v का मान 1, v का मान 0, u का मान 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में है वो y बराबर 0, इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन कहां पर रखनी है, जो u और v के पद हैं जो मैं बॉक्स बना रहा हूं वहां पर आप रखें। तो y का मान 0 रखने पर u बराबर y के स्थान पर 0 हो गया x प्लस 2, और v बराबर y के स्थान पर 0 रखने पर x माइनस 1। x का मान क्या हो गया, x बराबर u माइनस 2, और इस स्थान पर x बराबर v प्लस 1 हो गया। यहां पर भी हम लोग इसकी तुलना करना चाहेंगे, और जैसे ही आप इसकी तुलना करते हैं, भाई कैलकुलेशन वापस से जरूर देख लें, x बराबर u माइनस 2 और x बराबर v प्लस 1, तुलना करने की स्थिति u माइनस 2 बराबर v प्लस 1, पक्षांतरण के बाद u माइनस v इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इसको भी जब मैं प्लॉट करूंगा तो u और v की वैल्यूज के माध्यम से करूंगा। u का मान 0 रखने पर v का मान -3, और v का मान 0 रखने पर u का मान 3। ये दूसरी लाइन के हमारे प्लॉट्स करने वाले पॉइंट हो गए। चलिए इसी क्रम के अंदर तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास में x बराबर 1 है,
और जब x बराबर 1 रखूंगा मैं इसी के अंदर, तो u का मान क्या है, x का मान 1 रखने पर 1 और 2 3 माइनस वाई हो गया, और v बराबर x का मान 1 रखने पर 1 1 कट गया, y बराबर v हो गया। ये y का मान v यहां पर डाल देते हैं, और जैसे ही आप y के स्थान पर v लिख देते हैं तो u बराबर 3 माइनस वी, और आपका रिजल्ट क्या बन रहा है, हमारा रिजल्ट जो बना वह हो रहा है u प्लस वी बराबर 3, इक्वेशन नंबर 3। और इसको भी जब प्लॉट करेंगे तो u और v, u का मान 0, v का मान 3, v का मान 0, u का मान 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक इंफॉर्मेशन चौथी और बचती है y बराबर 2, उसके माध्यम से भी हम इक्वेशन की बात करें, और इक्वेशन के साथ में y बराबर 2 से बिंदु भी निकालना चाहेंगे। तो जैसे ही y का मान 2 रखेंगे तो 2 माइनस का और 2 प्लस का कट गया, तो u बराबर x हो गया, और इधर y के स्थान पर 2 लगाने पर 2 में से 1 गया, 1 बच गया, तो v बराबर x प्लस 1। यहां से x का मान उठाया, u के रूप में लगाया, तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है, v बराबर u प्लस 1, यानी कि यहां पर u माइनस वी बराबर -1, इक्वेशन नंबर 4। वापस चेकआउट करें, v का पक्षांतर राइट में हो रहा है और v बराबर u प्लस 1 की बात हो रही है, तो इससे भी हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं u और v। u का मान जैसे ही 0 रखा तो v का मान 1 होगा, और v का मान अगर 0 करता हूं तो u का मान -1 होगा। तो इस प्रकार से 4 इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ गई, इसको मैं uv तल के अंदर प्लॉट कर लेता हूं, इसकी एक इमेज बन जाएगी। चलिए सर, हमारे पास में जो है स्पेस की कमी है, मैं चाह रहा हूं कि इसी स्क्रीन के ऊपर हमारा काम हो जाए, तो मैं यहां पर uv तल को प्लॉट करना चाहता हूं। u है, ओरिजिन है, ये आपका v हो गया, नेगेटिव डायरेक्शंस u की और v की, और कुल मिलाकर के मेरे पास में मैक्सिमम 3 तक के नंबर गए हैं, तो मैं यहां पर इसको मैं 1 2 और 3 की बात कर लेता हूं, ऐसा 1 2 3। ठीक इसी प्रकार से -1 -2 -3, इसी क्रम में 1 2 और 3 हो गया, -1 -2 और -3 हो गया। चलिए पहली लाइन को प्लॉट करने की बात कर रहा हूं। जब u का मान 0 है तो v का मान 1 है। प्लॉट कर रहे हैं हम लोग पहली लाइन को, u 0 होने पर v 1, u का मान 0, v का मान 1, ये रहा आपका पॉइंट, और 1 0। तो पहली लाइन तो हमारी इस प्रकार से बन रही है, ये वाली लाइन बनी है आपकी, ठीक है ना, ये वाली, इसको हम लोग बढ़ा देंगे उस रेक्टेंगुलर फील्ड को प्राप्त करने के लिए। दूसरे के अंदर u का मान 0, v का मान -3, u 0 है, v का मान -3, ये रहा सर आपका। ठीक इसी प्रकार से u 3 है और v 0 है, u का मान 3 और v 0, गौर कीजिए। तो ये एक लाइन और आपकी बन गई इस प्रकार से, ठीक है। चलो, मतलब इसको रेक्टेंगुलर फील्ड हमको बनाना है तो कुछ लाइनें आपको बढ़ानी पड़ेगी, 0 3 और 3 0। तो 0 3 कहाँ है सर, 0 3 यहां पर है और 3 0 हमारा यहां पर है, तो एक लाइन इस प्रकार से बन रही है। और u का मान 0, v का मान 1, u 0 पर v 1 ये रहा, और -1 0, तो -1 0, ये लाइन हमारी और बन गई है। अब जब मैं इन चारों लाइनों को देखता हूं तो एक रेक्टेंगुलर रीजन किस प्रकार से बनेगा, तो इसके समांतर की बात करें यहां से, और समांतर रेखाएं किस प्रकार से बनेगी सर, ये लाइन हमारी ऐसी आगे बढ़ा दें, ये आप बढ़ चुकी है, इसको हम इस प्रकार से बढ़ा दें, तो अब आप देख पा रहे हैं कि जब दोनों लाइनें हम लोगों ने आगे की तरफ बढ़ाई तो हमारा जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। ये वाला जो रीजन, जिसको कि मैं रेड मार्क यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आपका जो हो गया, इस रीजन को हम लोग कहेंगे डी डैश रीजन, और ये इसकी इमेज हो गई डी की डब्ल्यू तल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेखिक रूपांतरण क्या है। देखिए सर, हमें केवल और केवल जहां पर एमसीक्यूज की बात आती है,
छोटे छोटे क्वेश्चन जब हमारे पास में ऑप्शंस के रूप में दिए जाते हैं तो इस प्रकार की लंबी कैलकुलेशन के प्रश्न हमारे परीक्षा के अंदर नहीं हुआ करते हैं। ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए, लेकिन है क्या, किस प्रकार से आप उसको प्लॉट करेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमें तो केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जब W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा की स्थिति है तो ये हमारा रेखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने आवर्धन को सीखा था, स्थानांतरण को देखा था, प्रतिलोमन की बात की थी, तो ठीक उसी प्रकार से W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा हमारा रेखिक रूपांतरण है। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब द्विरेखिक रूपांतरण बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं। द्विरेखिक रूपांतरण भाई परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण स्थिति है, द्विरेखिक रूपांतरण। अब ये क्या चीज है, बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या चीज है सर, बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? भाई एक प्रकार की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, W बराबर ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी, ठीक है, जहां ए बी सी डी सम्मिश्र अचर, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, सम्मिश्र अचर तथा ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो रूपांतरण यानी कि जो W और Z में संबंध है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, यह द्विरेखिक रूपांतरण कहलाता है, द्विरेखिक रूपांतरण कहलाता है। वापस ध्यान देना, अ ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to AZ plus B upon CZ plus D, where A, B, C and D are complex constant and AD minus BC is not equal to 0। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट शर्त है हमारी, AD minus BC is not equal to 0, then the transformation W is equal to AZ plus B upon CZ plus D is known as a bilinear transformation कहलाएगा। नंबर एक। दूसरी बात, रूपांतरण W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहां वापस से वही चीज लिख रहा हूं मैं, ए बी सी डी कौन है, सम्मिश्र अचर हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट सम्मिश्र अचर, तथा देखिए अब शर्त थोड़ी सी बदल रही है हमारी, ए डी माइनस बी सी बराबर 1 हो तो रूपांतरण, ध्यान देना पिछली बार हमने AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 किया था, लेकिन अब एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं, AD माइनस BC 1 के बराबर होने पर हमारा रूपांतरण जो कहलाएगा वह प्रसामान्य द्विरेखिक रूपांतरण कहलाता है। प्रसामान्य द्विरेखिक रूपांतरण का मतलब क्या है, नॉर्मलाइज्ड बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। वापस से ध्यान देना, दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि जब AD माइनस BC बराबर 1 है तो द्विरेखिक रूपांतरण, लेकिन उस स्थिति में वह द्विरेखिक रूपांतरण हमारा प्रसामान्य नॉर्मलाइज बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और द्विरेखिक रूपांतरण के अंदर AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 है। वापस ध्यान देना, AD माइनस BC बराबर 1 पर भाई नॉट इक्वल टू 0 में 1 है और 1 भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये दूसरा नंबर का जो केस है वो भी द्विरेखिक रूपांतरण ही है, मैंने यहां पर लिखा है। लेकिन चूंकि एक पर्टिकुलर केस हो गया, AD माइनस BC 1 के बराबर हो गया, इस कारण से उसे हम लोगों ने क्या कहा, प्रसामान्य नॉर्मलाइज बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर दी है। तो आपको इसको समझना है, W बराबर कौन होगा, AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी।
और AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होने पर वह द्विरेखिक रूपांतरण होता है। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करना चाहेंगे। देखिए पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करें, द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण, और याद हो इसलिए वापस लिख रहा हूं, W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 के अंतर्गत इस द्विरेखिक रूपांतरण जो लिखा है के अंतर्गत, चलिए कुछ केसेस के बारे में बात करता हूं। नंबर 1, पहला केस, Z तल में स्थित वृत्त का W तल में प्रतिचित्रण यानी उसकी मैपिंग, प्रतिचित्रण या उसकी इमेज की बात करें, वृत्त होता है, वृत्त होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने प्रतिलोमन के ऊपर W बराबर 1/Z के ऊपर 4 अलग अलग स्टेटमेंट लिखे थे। समझ गए ना कि भी किस स्थिति के अंदर वृत्त वृत्त रहता है, किस स्थिति में वृत्त जो है वो रेखा बन जाता है, ये इस प्रकार के। तो ठीक उसी प्रकार से द्विरेखिक रूपांतरण में भी Z तल में अगर कोई वृत्त है तो उसकी जो इमेज बनने वाली है W तल में, वो वृत्त रहने वाली है। नंबर दूसरी बात, Z तल में स्थित रेखा का W तल में प्रतिबिंब, W तल में प्रतिबिंब रेखा होती है। यानी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। वृत्त था तो उसकी इमेज वृत्त बनकर के आई, रेखा थी तो उसकी इमेज रेखा बनकर के आई। किसके अंतर्गत? जब आपका बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, द्विरेखिक रूपांतरण है, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D का रूप है। चलिए सर, एक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर हम यहां पर बात कर रहे हैं Z तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं जो एक वृत्त के प्रतिलोमी हो, वृत्त के प्रतिलोमी हो, या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि वृत्त के प्रतिलोमी बिंदुओं की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो Z तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं जो वृत्त के प्रतिलोमी बिंदु हो, या दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं वृत्त के दो प्रतिलोमी बिंदु, दो प्रतिलोमी बिंदु, वृत्त के प्रतिलोमी हो का W तल में प्रतिबिंब, W तल में प्रतिबिंब वे बिंदु होते हैं, वे बिंदु होते हैं जो वृत्त के W तल में प्रतिबिंब वृत्त के प्रतिलोमी है। अब इसको जो है समझने की कोशिश करें हमारे पास में। भाई देखिए, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि एक वृत्त जो Z तल में है, उस वृत्त के सापेक्ष दो प्रतिलोमी बिंदु हैं। Z तल में एक वृत्त है और वृत्त के सापेक्ष दो प्रतिलोमी बिंदु हैं, और उन प्रतिलोमी बिंदुओं का जो प्रतिबिंब बनने वाला है W तल में, अब उसमें क्या होगा? हम लोगों ने कहा कि जो Z तल में वृत्त है उसका प्रतिबिंब W तल में वृत्त बनेगा। तो यहां पर वृत्त है तो सामने भी एक वृत्त बना। पहले वाले Z तल में वृत्त के जो प्रतिलोमी बिंदु हैं, उनकी जो इमेज बनने वाली है वो भी बिंदु के माध्यम से बनने वाली है, बिंदु ही बनने वाला है, लेकिन वे बिंदु उस प्रतिबिंब वृत्त के प्रतिलोमी होंगे। यानी इधर भी बिंदु Z तल में
बिंदु हैं प्रतिलोमी बिंदु हैं वृत्त के सापेक्ष, और वृत्त की जो इमेज बनेगी डब्ल्यू तल में, उस इमेज के सापेक्ष दो प्रतिलोमी बिंदु ही उनकी इमेज रहने वाली है। लेकिन अब देखिए यहां पर एक नया शब्द हमारे पास में आ रहा है, प्रतिलोमी क्या चीज है, इसको मैं हल करता हूं, और उसके पहले हम डिस्कस यहां पर करने वाले हैं प्रतिलोमी बिंदु क्या है, ताकि क्या है उसके बाद में मैं डायग्राम के माध्यम से इस चीज को, इस स्टेटमेंट को वापस से समझा सकूं। प्रतिलोमी बिंदु इन्वर्टिबल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्रतिलोमी बिंदु का मतलब है वृत्त के व्यास पर, वृत्त के व्यास पर स्थित ऐसे दो बिंदु जिनकी वृत्त के केंद्र से, जिनकी वृत्त के केंद्र से दूरियों का गुणनफल वृत्त की त्रिज्या का वर्ग हो, ठीक है, प्रतिलोमी बिंदु होते हैं, प्रतिलोमी बिंदु होते हैं। अब ध्यान करें क्या चीज हम लोगों ने लिखी है, हम लोगों ने लिखा है कि वृत्त के व्यास पर, यानी वृत्त के व्यास पर लिखने का मतलब है एक ही रेखा में स्थित होने वाले दो बिंदु हैं, और वो रेखा जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, ताकि हम उस दूरी को आसानी से मेजर कर सकें, लिख सकें। तो वृत्त के व्यास पर स्थित ऐसे दो बिंदु हैं जिनकी वृत्त के केंद्र से दूरियों गुणनफल वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, उनको हम प्रतिलोमी बिंदु कहते हैं। यानी कि द डिस्टेंस, द 2 points lies on the diameter of a circle in such a way that the product of its distance from center of a circle always equals to the square of a radius of that circle are known as a invertible point। अब देखो ध्यान देना, मैं जब बात करता हूं z तल के बारे में, और हम लोगों ने z तल में क्या कहा, ऐसे बिंदु जो एक वृत्त के प्रतिलोमी हो, z तल में xy तल होगा। चलिए अब मैं दो बिंदुओं की बात करने वाला हूं, और दो बिंदु किस प्रकार से हैं, चलो इसको वृत्त को थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये इस प्रकार, ये इसका सेंटर है, और प्रतिलोमी बिंदु का मतलब क्या है, प्रतिलोमी बिंदु का मतलब है इसके व्यास पर, व्यास का मतलब केंद्र से जाने वाली रेखा पर ऐसे दो बिंदुओं से है। जैसे मान लिया एक बिंदु हमारा यहां पर P के रूप में है, एक बिंदु हमारा यहां पर Q के रूप में है, और ये ओरिजिन है, मतलब ठीक है ना, ओरिजिन कहें या सेंटर ऑफ सर्कल की बात करें, O की बात करें। तो हमने ये कहा कि z तल में दो बिंदु P और Q जो वृत्त के प्रतिलोमी, और वृत्त के प्रतिलोमी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि OP और OQ, यानी इन बिंदुओं P और Q से की वृत्त के केंद्र से दूरियों का गुणनफल OP गुणा OQ किसके बराबर हो, R स्क्वायर के बराबर हो। तो ऐसे दो बिंदु P और Q हैं, तो इनकी इमेज क्या बनने वाली है, जैसे हमने कहा z तल में द्विरेखिक रूपांतरण है, वृत्त की इमेज वृत्त है, रेखा की इमेज रेखा है, और बिंदु की इमेज बिंदु है। सीधी सिंपल से शब्दों में अगर बात करूं तो ये है, तो बिंदु की इमेज वापस बिंदु बनी, और जो प्रतिलोमी बिंदु है उसकी इमेज प्रतिलोमी बिंदु बनी। तो z तल के बाद जब मैं w तल की बात करता हूं, w तल, तो इस प्रकार से वापस एक तल की बात कर लेता हूं जो u प्लेन है, ये 0 है, ये v है। हो सकता है हमारे पास में सर्कल इस प्रकार से हो, रेडियस छोटी बड़ी हो सकती है। हमारे बिंदु जो हैं किसी भी क्रम में हो सकते हैं, जैसे सेंटर यहां पर है, अब इसकी इमेज में हम लोगों ने लाइन इस प्रकार से ले ली सर, यहां पर P का इमेज P डैश बना लेते हैं, Q की इमेज में Q डैश बना लेता हूं, और ये O की इमेज O डैश बना लेता हूं। भाई वृत्त की इमेज वृत्त है, लेकिन त्रिज्याएं छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। बिंदु की इमेज हमने बिंदु बनाई, लेकिन बिंदु प्रतिलोमी है, प्रतिलोमी रहेंगे, और जब बिंदु प्रतिलोमी रहेंगे तो बताइए हमारी स्थिति क्या बनने वाली है। यहां पर P डैश और Q डैश की O डैश से दूरी, O डैश P डैश गुणा O डैश Q डैश बराबर
आर डैश का स्क्वायर, जहां पर आर डैश क्या हो गई, उस वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आई। द्विरेखिक रूपांतरण में वापस से रिपीट करता हूं, पहले स्टेटमेंट हमने कहा द्विरेखिक रूपांतरण है, W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी की स्थिति है। यहां पर वृत्त की इमेज वृत्त है, रेखा की इमेज रेखा है, बिंदु की इमेज बिंदु है। वृत्त के सापेक्ष जो प्रतिलोमी बिंदु है उनकी इमेज वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोमी बिंदु ही होंगे, ये हम लोगों ने बात की है। और प्रतिलोमी बिंदु की डेफिनेशन भी हम लोगों ने यहां पर पढ़ने और समझने का प्रयास किया है, और डायग्राम के माध्यम से उसकी इमेज भी हम लोगों ने यहां पर देखने का प्रयास किया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा अगला मस्त कॉन्सेप्ट और लेते हैं हम लोग, वज्र गुणनफल। ठीक है ना, या एक काम करते हैं, वज्र गुणनफल की जगह वज्र अनुपात शब्द ज्यादा ऑथेंटिक रहने वाला है। वज्र अनुपात क्रॉस रेशियो। अब ये क्या चीज है, इसको देखना है। क्रॉस रेशियो भाई, इसके ऊपर जो है अच्छे से प्रश्न हमारे बना करते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो क्रॉस वज्र अनुपात क्रॉस रेशियो क्या है सर, जेड तल में चार बिंदु, जेड तल में चार बिंदु, Z1 Z2 Z3 Z4 हैं। तो यानी देयर आर 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 एंड Z4 इन Z प्लेन। अगर ऐसा है तो एक राशि, एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दो क्वांटिटी कैसी है, ऊपर की ओर लिख रहा हूं मैं Z1 माइनस Z2, डिवीजन में लिख रहा हूं उसकी साइकिल Z2 माइनस Z3, वापस ऊपर की ओर पहुंच गया न्यूमरेटर में साइकिल के रूप में Z3 माइनस Z4, और नीचे की ओर हम लोग पहुंच गए Z3 माइनस Z4 और साइकिल बनाते हुए Z4 माइनस Z1। वापस ध्यान देना किस प्रकार से लिखा है, Z1 माइनस Z2 ऊपर की ओर, Z2 माइनस Z2 नीचे हर के अंदर, Z3 माइनस Z4 ऊपर की ओर और Z4 माइनस Z1 नीचे की ओर। तो राशि द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण के लिए वज्र अनुपात कहलाती है। वज्र अनुपात कहलाती है, कॉमा इसे ब्रैकेट के अंदर Z1 Z2 Z3 Z4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये तो आसान था हमारा। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने बात की है कि द्विरेखिक रूपांतरण में वृत्त वृत्त की इमेज देता है, बिंदु बिंदु की इमेज देगा, रेखा रेखा की इमेज देगी। पिछली बार हमने कहा कि जो वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोमी बिंदु है उनकी इमेज भी वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोमी बिंदु ही होगी। तो ठीक उसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूं, Z तल में स्थित बिंदुओं, Z तल में चार बिंदुओं की बात कर रहा हूं, फिर से वही Z1 Z2 Z3 और Z4। ये काम करते हैं, सीधा ही लिख देते हैं, Z4 के द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 के अंतर्गत W तल में प्रतिबिंब बिंदु W1 W2 W3 W4 हो। तो भाई देखो ऑब्वियस है, हम लोगों ने बात की थी द्विरेखिक रूपांतरण बिंदु की इमेज बिंदु है, तो हम लोगों ने यहां पर
4 बिंदु लिए थे Z तल के, Z1, Z2, Z3, Z4। इन 4 बिंदुओं की इमेज W तल में हमारे पास में W1, W2, W3, W4 अगर है, तो अगर बिंदु की इमेज बिंदु और 4 बिंदु हैं तो उनका वज्र अनुपात हमेशा बराबर रहा करता है। तो क्या पोजीशन बन रही है हमारी? तो ऐसी स्थिति के अंदर वज्र अनुपात की अगर बात करता हूं, Z1, Z2, Z3, Z4 बराबर कौन होगा? W1, W2, W3, W4। यानी बिंदु की इमेज बिंदु बनने वाली है, 4 बिंदुओं की इमेज 4 बिंदु बनने वाली है, और वज्र उनका अनुपात समान रहने वाला है। और वज्र अनुपात की पोजीशन में लिखूं, वापस से लिखता हूं, देखिए साइकिल बनाते हुए Z1 माइनस Z2 अंश में, Z2 माइनस Z3 हर में, वापस अंश में साइकिल Z3 माइनस Z4, और हर के अंदर साइकिल Z4 माइनस Z1। किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा W1 माइनस W2 अंश में, साइकिल बनेगी W की भी, W2 माइनस W3 हर में, फिर वापस अंश में न्यूमरेटर के अंदर W3 माइनस W4, और डिनोमिनेटर के अंदर W4 माइनस W1। ये आपस के अंदर बराबर होते हैं। यानी कि बिंदुओं का प्रतिबिंब बिंदु है, 4 बिंदुओं से हम लोगों ने एक क्वांटिटी की बात की थी जिसको हमने वज्र अनुपात कहा था। तो Z तल के जो 4 बिंदु हैं उनकी इमेज जब W तल में 4 बिंदुओं के रूप में रहेगी तो Z तल के 4 बिंदुओं का वज्र अनुपात और W तल के 4 बिंदुओं का वज्र अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। और इसके ऊपर बहुत प्यारे से प्रश्न हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न है वह द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए, यानी हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करना है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जो बिंदुओं z बराबर अनंत आयोटा 0 को बिंदु w बराबर 0 आयोटा अनंत में प्रतिचित्रित करता है उसको वहां पर है ना इमेज उसकी देता है। चलिए सर, तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा सर? मुझे वज्र अनुपात का प्रयोग करना होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर जब z तल की बात करूंगा तो z तल के 4 बिंदु क्या हैं? z है, अनंत है, आयोटा है, 0 है। ध्यान देना, 3 तो आपको दिख रहे हैं, ये अनंत, आयोटा और 0, और चौथा बिंदु हमारा z रहेगा। तो z का क्रम हमने पहले कर दिया, तो z, अनंत, आयोटा और 0 z तल के 4 बिंदु हो गए। अब देखिए w तल के 4 बिंदु कौन से हो गए? पहला W हो गया, 0 हो गया, आयोटा हो गया और अनंत हो गया। यानी पहले ये 4 बिंदु इन दूसरे 4 बिंदुओं में प्रतिचित्रित हो रहे हैं, इनकी इमेज वहां पर जाकर के बन रही है। क्लियर है? अब मैं यहां पर वज्र अनुपात के बारे में बात करूंगा, क्योंकि 4 बिंदुओं के जब इमेज दूसरे 4 बिंदु बन रहे हैं Z तल से W तल में, तो हमने कहा कि जो इसका क्रॉस रेशियो है वो आपस में बराबर होगा। और जब क्रॉस रेशियो बराबर है तो हम लोगों ने ये चीज लिखी थी Z1, Z2, Z3, Z4 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा W1, W2, W3, W4। चलिए इसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। भाई वज्र अनुपात को थोड़ा सा इस प्रकार से लिखें, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, ऊपर की ओर न्यूमरेटर में Z3 माइनस Z4 अपॉन Z4 माइनस Z1 इज इक्वल टू W के लिए W1 माइनस W2 ऊपर, नीचे की ओर W2 माइनस W3, ऊपर की ओर W3 माइनस W4 और नीचे की ओर W4 माइनस W1। ये क्रॉस रेशियो हो गया। चलिए इसके अंदर मान रखते हैं। अब मान रखते समय कि जो क्रम है वही W1, W2, W3, W4 का W तल के लिए और Z1, Z2, Z3, Z4 का मान हम लोग रखते हैं। तो देखिए पहला वाला Z रोल प्ले कर रहा है Z1 का माइनस अनंत आगे की तरफ अपॉन Z2 माइनस Z3 अनंत माइनस Z3 आयोटा। आगे बढ़ते हुए एक काम करते हैं सर, मान रखने से पहले गौर कीजिए, भाई मान रखेंगे तो अनंत की कैलकुलेशन थोड़ी सी है ना मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो एक काम करें कि यहां पर दूसरे क्रम में अनंत है, यानी कि Z2 आपका अनंत है, तो मैं इनमें से अंश में और हर में से उन पदों में से Z2 बाहर कॉमन निकाल दूं और Z2 को काट दूं, ताकि Z2 नहीं बचेगा और Z2 बचेगा तो भी डिनोमिनेटर बचेगा, और जब अनंत का भाग लगेगा तो परिणाम आपका 0 हो जाएगा। वापस मैं जो कहना चाह रहा हूं कि दूसरे क्रम पर अनंत है बिंदु हमारा,
और दूसरे क्रम पर का मतलब है पहला क्रम आपका Z1 है, दूसरा Z2 है, तो Z2 को कॉमन लेकर काटने की बात कर रहा हूं। तो यहां से Z2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, Z1 अपॉन Z2 माइनस 1, Z3 माइनस Z4 अपॉन, नीचे भी Z2 कॉमन कर दिया तो 1 माइनस Z3 अपॉन Z2 और यहां पर Z4 माइनस Z1। ठीक है, सामने की ओर से यहां पर देखें अनंत चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर का मतलब ये W4 का परिणाम है, तो मैं W4 को कॉमन कर लेता हूं, W1 माइनस W2, दूसरे कोष्टक में से W4 कॉमन कर दिया तो W3 अपॉन W4 माइनस 1 अपॉन में W2 माइनस W3, W4 कॉमन करने के बाद 1 माइनस W1 अपॉन W4। ध्यान दीजिए लॉजिक केवल और केवल इतना है कि जो अनंत है वो बाहर पद कॉमन आ जाए, ताकि क्या है, अनंत हमारी कैलकुलेशन में नहीं बचे। ये कट गया हमारा। अब जब इसके अंदर मान रखने की बारी आएगी तो Z1 में Z2 का भाग, गौर करें Z2 कौन है, अनंत के बराबर है, तो ये आपका हो गया 0 माइनस 1। उम्मीद करता हूं दिमाग में चीज आई होगी, और नहीं तो एक बार मैं वापस से लिख करके बता देता हूं। Z1 का मतलब पहले क्रम पर है Z अपॉन में अनंत माइनस 1, इस प्रकार की हमारी स्थिति है। Z3 माइनस Z4 आयोटा माइनस 0, 1 माइनस Z3 आयोटा बटा अनंत, और Z4 माइनस Z1 0 माइनस Z1 यानी Z बराबर W1 माइनस W2 पहला दूसरा क्रम W माइनस 0, W3 आयोटा W4 अनंत माइनस 1। ये कैलकुलेशन सीधी जीरो के रूप में परीक्षा में लिखे आप, W2 0 माइनस W3 आयोटा और 1 माइनस W1 W बटा W4 अनंत। और आपके दिमाग में आएगा कि जब अनंत का डिवीजन हो रहा है तो वह परिणाम हमारा जीरो के बराबर बन रहा है, तो रिजल्ट रहा आपका 0 माइनस 1, नेक्स्ट आयोटा माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 और यहां पर माइनस Z बराबर, अगला जो है W माइनस 0, नेक्स्ट 0 माइनस 1 अपॉन में 0 माइनस आयोटा और 1 माइनस 0। चलिए इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं और W का रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो गौर कीजिए ये माइनस 1 का आयोटा से गुणा हो रहा है, लिख देता हूं माइनस 1 गुणा ऐसा आयोटा बटे में 1 गुणा माइनस Z बराबर W गुणा माइनस 1 बटा माइनस आयोटा गुणा 1। सॉल्व करने पर माइनस आयोटा बटा माइनस Z इज इक्वल टू माइनस W बटा माइनस आयोटा। अंश में और हर के अंदर हम लोग माइनस से माइनस काट लेते हैं। अब मुझे W का मान Z के पदों में चाहिए, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर WZ बराबर आयोटा स्क्वायर, यहां से W बराबर आयोटा स्क्वायर बटा Z, तो W बराबर माइनस 1 बटा Z, ये आपका आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये हमारा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जो हमें ज्ञात करना था W का मान Z के पदों में। तो उम्मीद करता हूं कि जब चार बिंदुओं का रिफ्लेक्शन चार बिंदुओं के रूप में है तो वज्र अनुपात के माध्यम से करना है, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सा प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया। एक प्रश्न हम लोग और प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं, ठीक ठीक इसी प्रकार का वज्र अनुपात का हमारा प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है वह द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए, वापस से वही बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ज्ञात करने की हम लोग बात कर रहे हैं। जो चार बिंदु Z1 आयोटा और -1 यानी Z तल के बिंदुओं को W तल में W बराबर 0 एक अनंत में प्रतिचित्रित करता है, यानी उसको वहां पर इमेज बनाने की बात करता है। वापस ध्यान दीजिए Z तल की जब मैं बात करता हूं तो चार बिंदुओं में कौन से हो गए, Z1 आयोटा -1। W तल के बारे में अगर बात करता हूं मैं तो चार बिंदु हमारे हो गए W0 1 और अनंत, ये चार चार बिंदु हो गए। अब कॉन्सेप्ट हमारा किसका लगना है, कॉन्सेप्ट हमारा वज्र अनुपात का क्रॉस रेशियो का कॉन्सेप्ट लगने वाला है।
जब द्विरेखिक रूपांतरण होता है, z तल के 4 बिंदु की जब इमेज w तल के 4 बिंदु होती है, तो उन 4 बिंदुओं से बनने वाली जो राशि है जिसको हमने वज्र अनुपात कहा, तो दोनों वज्र अनुपात आपस में बराबर हुआ करते हैं। तो वज्र अनुपात के अंदर z1 z2 z3 z4 किसके बराबर होगा? w1 w2 w3 और w4 इस प्रकार से बराबर होगा। चलिए इसको जब लिखेंगे हम लोग तो हमारी पोजीशन रहेगी z1 माइनस z2 नीचे की ओर, z2 माइनस z3 ऊपर की ओर, z3 माइनस z4 अपॉन में z4 माइनस z1 बराबर में कौन? w1 माइनस w2 ऊपर, नीचे की ओर w2 माइनस w3, वापस से ऊपर साइकिल बनाते हुए w3 माइनस w4 और नीचे साइकिल बनाते हुए w4 माइनस w1। क्लियर है? अब जैसा पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया था, ठीक ठीक वही बात मैं यहां पर भी करने वाला हूं कि भाई जो अनंत वाले रिजल्ट्स हैं, भाई देखो z तल में कोई अनंत नहीं है तो इसलिए कहीं कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं, कि z तल के 4 बिंदु z1 आयोटा माइनस 1 है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन w तल में चौथा क्रम यानी w4 जो है वो अनंत को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं w4 को कॉमन लेना चाहता हूं। w4 यहां से इन दोनों स्थानों से कॉमन लिया जाए। तो चलिए मैं इसके अंदर वैल्यूज की बात अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूं। चलो z3 माइनस z4 अपॉन z2 माइनस z3 और z4 माइनस z1, सामने की ओर w1 माइनस w2 है, w4 कॉमन आ गया, w3 अपॉन w4 माइनस 1 अपॉन में w2 माइनस w3, w4 कॉमन निकल गया, 1 माइनस w1 अपॉन w4। ठीक है, जो अनंत को हटाना है बेसिक चीज है, w4 यहां पर कट गया। चले मान रखने की बात करें z1 माइनस z2, और जैसे ही आप z1 माइनस z2 की बात करते हैं तो z माइनस 1 सोचते हैं। आगे z3 माइनस z4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, z2 माइनस z3 दूसरे और तीसरे का 1 माइनस आयोटा, z4 माइनस z1 माइनस 1 माइनस z बराबर w1 माइनस w2 w माइनस 0, यहां पर w4 का भाग है और w4 अनंत है तो ये 0 माइनस 1 हो गया, अपॉन में w2 माइनस w3 0 माइनस 1 हो गया और 1 माइनस ये 0 हो गया। चलो जी इसको जब हल करते हैं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो ये रिजल्ट है z माइनस 1 गुणा आयोटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस आयोटा, माइनस कॉमन ले लिया, यहां पर माइनस कॉमन लिया तो यहां पर क्या हो गया सर z प्लस 1 बराबर ऊपर की ओर w का माइनस 1 से गुणा w, नीचे की ओर माइनस 1 का 1 से गुणा माइनस 1। हर हर के अंदर हम लोग जो है माइनस से माइनस को काट लेते हैं, समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के स्थिति क्या बन रही है सर, w का मान क्या बन गया, w का मान हो गया z माइनस 1 आयोटा प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 1 माइनस आयोटा। ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई ए जेड प्लस बी के रूप के अंदर कन्वर्ट करना है मुझे। तो ए जेड प्लस बी जैसे ही करेंगे तो ये रिजल्ट है सर 1 प्लस आयोटा जेड, और बी का मतलब माइनस में 1 प्लस आयोटा, यानी जेड का पद मैंने अलग कर दिया क्योंकि द्विरेखिक रूपांतरण है ए जेड प्लस बी का फॉर्म। ठीक है, तो ए का मतलब 1 प्लस आयोटा गुणा जेड और माइनस में 1 प्लस आयोटा। ठीक इसी प्रकार से हर नीचे भी 1 माइनस आयोटा गुणा जेड प्लस 1 माइनस आयोटा, ये इस प्रश्न के लिए द्विरेखिक रूपांतरण रहेगा। ठीक है, क्योंकि द्विरेखिक रूपांतरण की स्थिति है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी का रूप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने सोचा होगा कि पिछले में तो ऐसा नहीं किया हम लोगों ने। नो डाउट सर, पिछला वाला जो है ये भी इसी रूप के अंदर लिखा जा सकता था। ए जेड का मतलब है 0 जेड माइनस 1 अपॉन में जेड प्लस 0, इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन उसकी आवश्यकता न तो आपको परीक्षा में महसूस होगी न यहां पर हमको महसूस हुई है कि 4 ऑप्शन में सीधा सीधा w बराबर माइनस 1 अपॉन जेड ये द्विरेखिक रूपांतरण दिया होगा। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। द्विरेखिक रूपांतरण के बाद एक
अंतिम बात हम लोग करना चाहते हैं, और अंतिम बात के बाद में 1 से 2 डेफिनेशन की बात करेंगे, कुछ स्टेटमेंट की बात करेंगे, और उसके बाद में जो है अनुकोण प्रतिचित्रण को हम कंप्लीट करने की बात करेंगे। तो अभी 2-3 चीजें हमको और डिस्कस करनी है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं निश्चर बिंदु, निश्चर बिंदु, इनवेरिएंट पॉइंट्स, इन वेरिएंट पॉइंट्स। अब ध्यान दीजिए निश्चर बिंदु क्या चीज है। ये निश्चर बिंदु भी द्विरेखिक रूपांतरण के अधीन, उसके अंतर्गत बनने वाली इमेज के लिए है, और बिंदु की इमेज बिंदु बन रही है उन्हीं के लिए बात हो रही है। लेकिन z तल के ऐसे बिंदु हैं जिनकी इमेज w तल में केवल एक बिंदु के ऊपर कन्वर्ज होती है, फोकस होती है। यानी कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जो z तल में है लेकिन उनकी इमेज एक बिंदु पर संपाती होती है, कोइंसिडेंट होने की बात करती है। तो ऐसे बिंदुओं को हम निश्चर बिंदु कहा करते हैं। चलिए ध्यान देना, निश्चर बिंदु क्या है। z तल के ऐसे बिंदु जिनका द्विरेखिक रूपांतरण, जिनका द्विरेखिक रूपांतरण w बराबर az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 के अंतर्गत W तल में प्रतिबिंब, W तल में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर संपाती हो। निश्चर बिंदु कहलाते हैं, निश्चर बिंदु कहलाते हैं। वापस से अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने ये क्या कहा कि द पॉइंट्स इन z प्लेन आर नोन एज अ invariant point if the images of all those points in z plane, all those points in w plane lies at a same point, coincident at a same point are known as a invariant points। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहां पर एक तल के बारे में बात कर रहा हूं जिसको हम लोग z तल की बात कर रहे हैं। अब z तल के अंदर यहां पर मान लेते हैं एक बिंदु मेरे पास में इस प्रकार से यहां पर है सर z1, दूसरा बिंदु मान लेते हैं यहां पर मेरा है z2। ठीक है, दो बिंदु हमारे z1 z2 हो गए। अब जब मैं w तल में इनकी इमेज को ढूंढने की कोशिश करता हूं, और w तल का मतलब क्या है, u और v के बारे में बात होगी, ये w तल, और यहां पर एक कोई बिंदु है w, समझ गए। अब इनकी इमेजेस कैसी हैं भाई, z1 की जो इमेज है वो w पर जा रही है। वापस ध्यान देना, z1 की इमेज कहां जा रही है सर, w पर जा रही है, और z2 की इमेज भी कहां पर जा रही है, w पर जा रही है। तो ऐसे जितने भी बिंदु z तल में होंगे जिनकी इमेज द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत w तल में एक ही बिंदु पर जा रही है, तो z तल के ऐसे बिंदु निश्चर पॉइंट कहलाएंगे। तो z1 और z2 ये कैसे बिंदु हैं, निश्चर इनवेरिएंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं कि चीज आपके समझ में आई होगी। अब देखिए ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सा है ना हमारा प्रश्न बना करता है। प्रश्न हमारा कह रहा है द्विरेखिक रूपांतरण आपके पास में है और इसके निश्चर बिंदु ज्ञात करना है ना। फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ अ बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। अब इसके लिए आप कितने भी प्रश्न बना सकते हैं सर, किसी द्विरेखिक रूपांतरण के लिए कह सकते हैं। मुझे निश्चर बिंदु को ज्ञात करने के लिए सबसे आसान जो चीज रहेगी, बहुत आसान है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना है। हमें निश्चर बिंदु को ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के W को z
रखकर, W को Z रखकर Z का मान प्राप्त करना, बस ये काम आपको करना है। निश्चर बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर हम लोग, W देखिए आपका जो है W बराबर 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1 है, तो यहां पर W को मुझे Z के द्वारा रिप्लेस कर देना है। और जैसे ही W को Z के द्वारा रिप्लेस किया, Z बराबर 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के साथ में Z स्क्वायर माइनस Z इज इक्वल टू 3Z माइनस 4, पक्षांतर कर लेते हैं, Z स्क्वायर माइनस 4Z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए W बराबर 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1 की बात हो गई। W को हमें Z के द्वारा लिखना है, Z, और इधर हो गया Z स्क्वायर माइनस Z बराबर 3Z माइनस 4। चलिए पक्षांतर करने के बाद की हमारी स्थिति Z स्क्वायर माइनस 4Z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां पर जो हमारी स्थिति बन रही है उसके अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर की पोजीशन आपको नजर आ रही है, तो आप इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना भाई, एक काम जो है यहां पर भाई परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा हमारा, तो z माइनस 2 और z माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से z बराबर क्या हो गया 2 और 2, ये आपके क्या है निश्चर बिंदु है। ठीक है, यहां पर चूंकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो z के दो मान हैं और दोनों मान जो है आपस में बराबर आए। इन केस एक आध प्रश्न और देखते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे। अगर कोई साथ में लिख रहा है तो पूरा प्रश्न हो जाए, उसके बाद के अंदर कोशिश करेंगे उस प्रश्न को लिखने के लिए। ठीक है ना, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमारा प्रश्न है द्वि रेखिक रूपांतरण W इज इक्वल टू, यहां पर कर लेते हैं Z प्लस 2, यानी ये पोजीशन बनेगी हमारी Z स्क्वायर प्लस 2Z, और ऊपर की ओर बात कर लेते हैं 3Z और प्लस 20। चलो सर, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न हमारा हो जाएगा। द्विरेखिक रूपांतरण W बराबर 3Z प्लस 20 अपॉन Z प्लस 2 के निश्चर बिंदु, के निश्चर बिंदु इनवेरिएंट पॉइंट्स ज्ञात कीजिए। निश्चर बिंदु ज्ञात कीजिए। मुझे कुछ भी नहीं करना होता है, निश्चर बिंदुओं को ज्ञात करते समय मुझे W को Z में कन्वर्ट कर देना होता है। गौर कीजिए, सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा द्विरेखिक रूपांतरण दे रखा है W बराबर 3Z प्लस 20 अपॉन में Z प्लस 2, मैं यहां पर W बराबर Z लिख दूंगा, और जैसे ही W को Z लिखूंगा तो Z बराबर 3Z प्लस 20 अपॉन Z प्लस 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, Z स्क्वायर प्लस 2Z इज इक्वल टू 3Z प्लस 20, पक्षांतर कर लेते हैं, सबको लेफ्ट में लेते हैं, Z स्क्वायर माइनस Z माइनस 20 इज इक्वल टू 0। भाई पिछली बार परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, Z के मान थे वो आपस में बराबर बराबर बनकर के आए थे, और यहां पर हम इसके फैक्टर्स करेंगे, Z स्क्वायर माइनस 5Z, Z स्क्वायर माइनस 5Z प्लस 4Z माइनस 20 इज इक्वल टू 0, Z कॉमन लेकर के Z माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लेकर के Z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक कोष्टक Z माइनस 5, दूसरा Z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए Z बराबर क्या हो गया सर 5 और माइनस 4, तो ये हमारे निश्चर बिंदु हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया सर, इनवेरिएंट पॉइंट, निश्चर बिंदु हो गए 5 और माइनस 4। बात समझ में आ गई। इन केस देखिए, अगर आपकी समीकरण कुछ ऐसी है जिसके अंदर आयोटा के पद है, गुणनखंड करोगे और आयोटा के पद में तो मे बी 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा, इस प्रकार से हमारे परिणाम हमको प्राप्त हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सर, अनुकोण प्रतिचित्रण है क्या। अनुकोण, भाई जो टॉपिक जो चल रहा था पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया, इस क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कौन
फोकल मैपिंग। तो अनुकोण प्रतिचित्रण का मतलब यह है कि z तल हमारे पास में है, w तल हमारे पास में है, z तल में वक्र है और w तल में उन वक्रों का प्रतिबिंब है। तो वक्र जो है उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर उनका कोण और उनकी दिशाएं अगर आपस में बराबर है, देखिए z तल में और w तल दोनों ही तलों के अंदर प्रतिच्छेद बिंदुओं पर कोणों का माप और कोणों की दिशाएं अगर आपस में बराबर है तो उस स्थिति के अंदर हमारे जो ये जो मैपिंग होने वाली है z तल से w तल में, उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, अनुकोण प्रतिचित्रण कहने वाले हैं। ध्यान दीजिए, z तल में स्थित वक्रों एवं w तल में उनके प्रतिबिंब वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर कोण एवं कोण की दिशाएं समान होने पर प्रतिचित्रण क्या कहलाता है सर, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। वापस से ध्यान देना, हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने एक बात की है कि z तल, मैं z तल में यहां पर वक्र की बात कर रहा हूं। ये इस प्रकार से मान लेते हैं, z तल में एक और ये दूसरा वक्र इस प्रकार से, ठीक है ना। ये दो वक्र हैं हमारे z तल के अंदर और उनकी जो इमेज हमारी बन रही है w तल के अंदर, w तल, और w तल में भी वो वक्र इस प्रकार से इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं uv। और हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि z तल में जो वक्र हैं उनके प्रतिबिंब जो बन रहे हैं, उनकी इमेजेस जो है यहां पर uv तल यानी w तल के अंदर हमारे पास में है। और कोण की दिशा, कोण थीटा और कोण की दिशा भी, ठीक है, समान हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रतिचित्रण होगा वक्रों का वह हमारा अनुकोण प्रतिचित्रण होता है। अब इसके लिए आपको कुछ स्टेटमेंट सीधे सीधे ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे प्रतिचित्रण, एक इमेज की बात हो रही है, प्रतिचित्रण W बराबर z स्क्वायर, ठीक है ना। या प्रतिचित्रण की बात करें या रूपांतरण की बात कर लें, रूपांतरण, ये सीधे सीधे जो है स्टेटमेंट परीक्षा में रहे हैं हमारे। W बराबर z स्क्वायर, z बराबर 0 के अतिरिक्त, z बराबर 0 के अतिरिक्त अनुकोण प्रतिचित्रण है, अनुकोण प्रतिचित्रण है। सीधा सीधा प्रश्न हमारा बनता है कि जो रूपांतरण है W बराबर z स्क्वायर, वह अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं होगा। कहां पर नहीं होगा भाई, z के मान 0 पर नहीं होगा। हमारे रिजल्ट के अंदर आएगा z बराबर 0 पर, z बराबर 1 पर, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि W बराबर z स्क्वायर हमारा अनुकोण प्रतिचित्रण है, लेकिन z बराबर 0 पर यह अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से एक रूपांतरण के बारे में और बात करता हूं। रूपांतरण W बराबर 1/z, भाई ये तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिलोमन के लिए, और यह आपका अनुकोण प्रतिचित्रण, कौन फोकल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण है। और इसी क्रम के अंदर एक बात और कर रहा हूं मैं, रूपांतरण W बराबर z बार यानी संयुग्मी की बात करता हूं, तो संयुग्मी जो है वो अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है, अनुकोण
प्रतिचित्रण नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अनुकोण प्रतिचित्रण क्या है वो आपके दिमाग में आया होगा। भाई जेड तल में वक्र हैं, उन्हीं की इमेजेस डब्ल्यू तल के अंदर है। जो वक्र जेड तल में है उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाला जेड तल का कोण और कोण की दिशा, और डब्ल्यू तल में जो उनके प्रतिबिंब वक्र हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाला कोण, कोण की दिशा अगर आपस में बराबर है तो इस प्रकार की जो मैपिंग बनकर के आ रही है उसी को हम अनुकोण प्रतिचित्रण, कॉनफोकल मैपिंग कहते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि जो रूपांतरण W बराबर जेड स्क्वायर है ये हमारा कॉनफोकल मैपिंग है, लेकिन z बराबर 0 पर ये कॉनफोकल मैपिंग हमारी नहीं है। W बराबर 1/z भी कॉनफोकल मैपिंग है, अनुकोण प्रतिचित्रण है, z के सभी मानों के लिए ऐसा है। और W बराबर z बार z के किसी भी मान के लिए अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है। और एक अंतिम बात कर लेते हैं हम लोग, और अंतिम बात तुल्य कोण, तुल्य कोण प्रतिचित्रण, इक्वी एंगल मैपिंग। भाई नाम से स्पष्ट है, भाई तुल्य कोण प्रतिचित्रण का मतलब क्या है, केवल कोण बराबर बराबर होंगे, कोणों की दिशा बराबर नहीं होगी। यानी कोण बराबर है लेकिन दिशाएं अगर अलग अलग है तो उस प्रकार की जो मैपिंग रहेगी उसको हम तुल्य कोण प्रतिचित्रण कहते हैं। जेड तल और डब्ल्यू तल में वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर कोण समान हो किंतु कोणों की दिशाएं, किंतु कोणों की दिशाएं समान नहीं हो, समान नहीं हो तो प्रतिचित्रण, क्योंकि कोण समान है इस कारण से प्रतिचित्रण तुल्य कोण प्रतिचित्रण, तुल्य कोण प्रतिचित्रण कहलाता है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि भी कॉनफोकल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण से परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। पहले तो सीधी सीधी डेफिनेशन कि भी स्थानांतरण का फॉर्मूला क्या, आघूर्णन का फॉर्मूला क्या, ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, प्रतिलोमन का फॉर्मूला क्या है, इस प्रकार से सीधे सीधे हमारे बनने वाले हैं। जो स्टेटमेंट हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर लिखे थे, जो अपना प्रतिचित्रण जो है, अपना रूपांतरण W बराबर 1/z के अधीन जो स्टेटमेंट थे उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। आज की इस क्लास के अंदर जो हम लोगों ने द्विरेखिक रूपांतरण के फॉर्मूले की बात की, उसके पहले रेखिक रूपांतरण का फॉर्मूला उसको हम लोगों को देखना है। उसके अंदर जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है कि वृत्त का प्रतिचित्रण या वृत्त की इमेज वृत्त है, रेखा की रेखा है, बिंदु की बिंदु है, और प्रतिलोमी बिंदु जो वृत्त के सापेक्ष है उनकी भी इमेज प्रतिलोमी बिंदु है, ये ध्यान रखना है। वज्र अनुपात आपको देखना होगा, और निश्चर बिंदु उसकी डेफिनेशन, और उसके ऊपर बनने वाले दो प्रश्न जो हमने किए उस प्रकार के प्रश्न परीक्षा के लिए आपको तैयार करने होंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।